नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों में साइंस जर्नी के अनुभक्तों ने मेरा इतना दिमाग खराब किया है कि मैंने फैसला किया है बौद्ध धर्म पर वीडियो बनाने से पहले साइंस जर्नी द्वारा फैलाए गए झूठों पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बौद्ध धर्म पर बनाई गई मेरी वीडियो को कोई भी सच नहीं मानेगा और ना ही कोई बुद्ध का सच्चा इतिहास जान पाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो में साइंस जर्नी द्वारा फैलाए गए लगभग सभी बड़े झूठों का पर्दाफाश किया है। शायद इसको देखने के बाद उनके अंधभक्तों की आंखें खुल जाए। पहला झूठ, सिंधु सभ्यता को बुद्धिस्ट बताते हैं। इस मूर्ति के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टी नुमा मुकुट देखने को मिलता है और यही बिंदी भगवान बुद्ध के माथे पर भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि सिंधु सभ्यता घाटी में मिली इस मूर्ति के कपड़े के पहनने का सलीका भी बुद्ध और उसके अनुयायियों के कपड़े पहनने के तरीके से मिलता है। पहली बात, जब बिंदी मैच करनी थी तो ये वाली फोटो दिखा दी और जब कपड़े मैच करने हैं तो ये वाली फोटो दिखा दी। दूसरी बात, माथे की पट्टी और बिंदी में फर्क नहीं होता। ऐसे तो ब्राह्मण भी कह देंगे हम माथे पे टीका लगाते हैं तो ये हमारी मूर्ति है। तीसरी बात, सिर के आभूषण को बिंदी से मैच कर दिया लेकिन हाथ के बाजूबंद और दाढ़ी को भूल गए। चलो कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, बना लो एक और बुद्ध की मूर्ति जिसमें दाढ़ी भी हो और हाथ में कुछ पहना हो तो फिर उससे मैच कर देना। और चौथा, अगर सच में जानना चाहते हो ये मूर्ति किसकी हो सकती है तो सुन लो। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से व्यापार करती थी। यहाँ की चीजें वहां और वहां की चीजें यहाँ पाई गई हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो मेसोपोटामिया लोगों की ड्रेस, पहनने का तरीका, सिर का आभूषण, मुंह की दाढ़ी, सब कुछ इस मूर्ति से मैच हो रहा है। तो भाई मेरा ये मानना है कि ये मूर्ति या तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की थी जो यहाँ व्यापार करने आए और उन्होंने हमें बेच दी, या सिंधु सभ्यता के लोगों ने ये मूर्तियां बनाई होंगी ताकि व्यापार के समय उनको बेचकर थोड़े पैसे कमा सकें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वास्तिक चिन्ह इस्तेमाल होते थे वही बुद्ध मार्ग में इस्तेमाल होना। पहला, बुद्ध अगर स्वास्तिक का निशान देते तो उसे हर मूर्ति में अपने गले में पहनते, ना कि सिर्फ एक मूर्ति में दिखाने के लिए पहना और बाद में उतार के फेंक दिया। दूसरा, हर धर्म और सभ्यता ने एक दो बार स्वास्तिक के निशान का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैन धर्म के तो निशान में ही स्वास्तिक है, तो अब इससे ये संभावना ज्यादा नहीं हो जाती कि हड़प्पा सभ्यता जैन सभ्यता थी। तीसरा, अगर कहीं भी स्वास्तिक का निशान होगा तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वो बुद्ध सभ्यता थी? अगर ऐसा है तो फिर हिटलर भी बुद्धिस्ट ही होगा और बुद्ध ने ही उसको दुनिया को मारने की शिक्षा दी होगी। तो आंख के अंधों, अपनी अकल खोलो और स्वास्तिक का निशान क्या है एक बार इसको समझ लो। इस निशान का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीलिए हर सभ्यता और धर्म ने इसका इस्तेमाल करके खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की है। और अगर ये जानना चाहते हो कि ये निशान बुद्ध के गले में कैसे आया तो वो भी सुन लो। 400 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने पांचों धर्मों को मिलाकर सनातन धर्म बनाने की कोशिश की थी तो उसने इन धर्मों की चीजें एक दूसरे में मिक्स कर दी थी। जैसे महावीर स्वामी को बुद्ध जैसे वस्त्र पहना दिए जबकि वो नगण्य रहते थे, और बुद्ध को स्वामी महावीर का स्वास्तिक का निशान पहना दिया। इसी प्रकार शिव, विष्णु, ब्रह्मा की लड़ाई रोकने के लिए तीनों को एक करके त्रिदेव के रूप में तीनों की पूजा कराई जाने लगी। साथ ही रामायण, महाभारत और बाकी धर्मों के ग्रंथों को भी उसी ने लिखवाया था। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म को शिव विष्णु से जोड़ने के लिए उसने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार और ऋषभ देव को विष्णु का 8वां अवतार भी लिखवाया। और मैं ये जो भी बातें बता रहा हूँ आप किसी भी गुप्त काल का इतिहास बताने वाली किताब में देख सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किताब या लेखक का नाम नहीं बताऊंगा, वरना आपको लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर ब्राह्मणवादी किताब का नाम बता रहा है। यहाँ तक कि आप लुशन बुक में भी देख सकते हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूटों पर इस्तेमाल की जाती है, अर्थात विकास, दिव्य कीर्ति, खान सर, बायजू वगैरह सब लोग इससे पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये किताब किसी एक लेखक द्वारा लिखी नहीं जाती बल्कि 15-20 प्रोफेसरों की टीम द्वारा तैयार की जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये इनके अंधभक्त थे जिसमें सिर्फ अच्छाई लिखी हो, इन्होंने इसकी बुराइयां भी लिखी हैं जो उस समय मौजूद थी। यहाँ तक कि साफ साफ लिखा है कि बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, वेद ग्रंथों को झूठा कहते थे, ब्राह्मणों से मतभेद होता था। यहाँ तक कि गुप्त काल के बारे में भी लिखा है कि दास प्रथा थी, छुआछूत होती थी, ब्राह्मण दलितों का शोषण करते थे। उसके बावजूद ये इतिहास गलत है जो ब्राह्मणों ने लिखा है ताकि बुद्ध की वास्तविक शिक्षा से लोगों को भ्रमित कर सके। अरे भाई, कौन सा ब्राह्मण ये लिखवा कर भ्रमित करेगा कि हम बुरे थे, दूसरों का शोषण करते थे और बुद्ध हमारा विरोध करते थे, वो अच्छे थे? कृपया एक बात बताओ गपोड़ी लाल, अगर ब्राह्मणों के पास इतनी ही पावर थी कि जैसा चाहे वैसा इतिहास लिखवा सकते थे तो उन्होंने ये क्यों नहीं लिखवाया कि बुद्ध वास्तव में कोई थे ही नहीं, और अगर थे भी तो उन्हें ब्राह्मणवादी सोच का या मनुवादी क्यों नहीं लिखवाया? 10 जगह चेक करके केवल वही जानकारी लिखी जाती है जो हर जगह सही है।
इसलिए अब ये मत कहना कि ये किताबें झूठी हैं, क्योंकि अगर ये झूठी हैं तो विकास दिव्यकीर्ति, खान सर वगैरह सब झूठे हैं। और तो और जब विदेशी हमारे इतिहास को सच्चा बताते हैं तो ये कहता है, अंग्रेजों को लगा कि हो सकता है कि ब्राह्मण ही शुरू से ही यहाँ पे रहे हों, क्योंकि ब्राह्मणों के जितने भी ग्रंथ थे उनमें इतनी बकवास, बेहुदा और सृष्टि के जन्म से ही उत्पन्न होने की बात लिखी हुई थी। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज स्कॉलर इतने भ्रमित हुए कि बिना किसी लिखित प्रमाण के ही वो इसे पुराना से पुराना समझ बैठे। यहाँ तक कि सर्वोत्तम इतिहासकार मैक्स मुलर ने भी हमारे इतिहास को सही बताया है, तो इसने उस पर इल्जाम लगाया। यही कुछ काम मैक्स मूलर ने भी किया। चूंकि मैक्स मूलर जर्मन स्कॉलर था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के मध्य में संस्कृत का प्रोफेसर था, उसे वहां एचओडी बनना था। इस कारण से वह भारत में संस्कृत की उपलब्धि ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि प्रमोशन पा सके। अरे महाराज, कौन बेवकूफ इस बात पर यकीन कर लेगा कि अगर मैं किसी विदेशी इतिहास को सही बताऊंगा तो भारत की यूनिवर्सिटी मुझे उसका हेड बना देगी। मैक्स मुलर ने इतिहास पर सबसे ज्यादा शोध किया था, अपनी पूरी जिंदगी इतिहास के नाम कर दी थी, इसीलिए उसे हेड बनाया था। जिसे नहीं पता बता दूं, वो मैक्स मुलर ही था जिसने बताया था कि आर्य बाहर से आए और ब्राह्मण विदेशी है, जिस वजह से सभी ब्राह्मण इससे नफरत करते हैं। अब वो बात इनके मतलब की थी तो मान ली, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बुद्ध से पुराने हैं तो वो नहीं मान रहे हैं। खैर, अब मैं एक ऐसा सबूत दूंगा जिसके बाद अब तुम सब कहोगे कि इसका बताया हुआ इतिहास गलत है और मेरा सही है। और वो सबूत है बाबा साहब द्वारा भगवान बुद्ध पर लिखी हुई उनकी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और इसमें उन्होंने बुद्ध का बिल्कुल वही इतिहास लिखा हुआ है जो मैं बताता हूँ या इन किताबों में लिखा हुआ है। अब अगर इसमें ये हिम्मत है तो इससे ये बुलवा के दिखाओ कि बाबा साहब को भी ब्राह्मणों ने भ्रमित कर लिया था या उन्होंने संविधान सभा के किसी पद की लालच में ये बुक लिखी थी। किताबों से याद आया, एक बार इस गपोड़ लीलाधारी की किताबों की भी बात कर लेते हैं, जिसको ये वीडियो में दिखाकर अपनी बात सही होने का दावा करता है कि देखो यहाँ पर ये लिखा है तो मैं जीत गया। ये भारत के सभी इतिहासकारों की किताबों को झूठी बताता है, तो एक बार इसकी किताब भी तो देख ले, क्या पता वही झूठ हो और बाकी सबकी सच हो। क्योंकि ये दूसरों की किताबों को तो झूठा बताता है, लेकिन आज तक एक भी बार अपनी किताबों की चर्चा नहीं की है कि वो किसने लिखी है और उसके सच होने का क्या सबूत है। काफी ढूंढने के बाद उसकी वीडियो 1 to 9 में पता चला कि उसकी सारी किताबें बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध द्वारा लिखी और छापी गई हैं। और अगर आप इस आदमी के बारे में चेक करेंगे तो पाएंगे कि जैसे सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा दिखाई देता है, वैसे ही इस आदमी को हर तरफ बुद्ध बुद्ध दिखाई देता है। बुद्ध की इज्जत मैं भी करता हूँ, वो भारत के पहले नास्तिक थे और उन्होंने ही नास्तिकता की शुरुआत की थी। लेकिन इस तरह भारत के वास्तविक इतिहास और बुद्ध की वास्तविक शिक्षा को मिटाकर ये साबित क्या करना चाहते हैं कि ये बुद्ध के सबसे बड़े भक्त हैं। उल्टा इन्होंने तो बुद्ध की छवि और भी गिरा दी है। आज सब लोग बुद्धिस्टों से नफरत करते सिर्फ इनके द्वारा फैलाए गए झूठों की वजह से। एक एक करके आपको सारे झूठ बताऊंगा, फिलहाल हड़प्पा पर ही कंसंट्रेट करते हैं। जो स्तूप रचना थी बुद्ध मार्ग में, वही स्तूप रचना सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई गई। नंबर 1, अगर कहीं भी मठ जैसा कुछ होगा तो वो बुद्धिस्ट सभ्यता होगी। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट और मस्जिद भी बुद्धिस्ट मठ होंगे। नंबर 2, सिंधु सभ्यता गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान तक फैली थी और सिर्फ एक मठ मिला। अगर सच में ये मठ उनके धर्म की पहचान होता तो इसे हर जगह नहीं बनाते। नंबर 3, मेसोपोटामिया के लोग जमीन के अंदर पिरामिडों में रहते थे। हो सकता है उन्होंने सिंधु राजाओं को अपने पिरामिडों के बारे में बताया हो, जिसे सुनकर राजाओं ने अपने लिए जमीन के अंदर ऐसे मठ बनाए हो। और राजा एक ही होता है, इसलिए उसने केवल अपने रहने के लिए एक मठ बनाया हो। नंबर 4, हो सकता है इसे राजाओं ने जमीन के अंदर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया हो। नंबर 5, हो सकता है ये अपराधियों को जमीन के अंदर कैद करने के लिए बनाया गया हो ताकि उन्हें सूरज की रोशनी भी नसीब ना हो। और जमीन के अंदर कैदियों को कैद रखना बहुत आसान होता है, बस अंदर डाल के दरवाजा बंद कर दो और भागने का कोई खतरा नहीं। ऐसी ही एक जेल अरब में बन चुकी है, पारा प्रिजन, जिसके अंतर्गत कैदियों को जमीन के अंदर तहखानों में बंद करके रखा जाता था। वहाँ पे जो 6 तीलियों की धम्म चक्र मिला, वही बुद्ध मार्ग में 2 तीली और ऐड होकर अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 तीलियों का चक्र मिलने लगा। चक्कर तो भाई विष्णु के पास भी है सुदर्शन, अब तुम ना देखना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है। दूसरा, ऐसी बहुत सी कंपनी और गाड़ियों के निशान है जिनमें सर्कल और तिलिया है, तो क्या ये सब भी बुद्ध से रिलेटेड हैं?
जो पीपल के पत्ते इस्तेमाल होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वही बुद्ध मार्ग में इस्तेमाल होते थे। बचपन में पीपल के पेड़ का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन ड्राइंग में हमेशा पत्ते पीपल के पेड़ जैसे ही बनते थे क्योंकि ये बनाने सबसे आसान होते हैं। दूसरा, सनातन धर्म में भी पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर ही शनिदेव की पूजा की जाती है। तीसरा, ब्राह्मण खुद कहते हैं पीपल के पेड़ के 100 चक्कर काटो मनोकामना पूरी होगी। चौथा, केवल एक ड्राइंग में पीपल के पत्ते, बाकी जगह नहीं बनाए। हो सकता है केवल इस ड्राइंग को सजाने के लिए उन्होंने पीपल के पत्ते बनाए हो, इनका कोई विशेष मतलब हो ही ना। हो सकता है इस पूरी ड्राइंग का ही कोई मतलब ना हो, क्योंकि हड़प्पा वाले ऐसे ही जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग तस्वीरें बनाते थे। इससे मुझे याद आया, हो सकता है हड़प्पा का कोई वास्तविक धर्म हो ही ना, वो केवल जंगली जीवन और पेड़ पौधों की पूजा करते हो। जो त्रिरत्नम सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया वही बौद्ध मार्ग में पाया गया। कुछ भी किस एंगल से ये इस चिन्ह से मैच हो रहा है? नीचे का सर्कल भूल गए क्या? इस प्रचारित सील जिसको सिंह बताया जा रहा है उसे जरा ध्यान से देखें, और सिंह की जो साधनारत अवस्था है इस फोटो को भी आप ध्यान से देखें। जो बुद्ध की विपस्सना अवस्था है उसे भी आप ध्यान से देखिए। पल भर में दूध का दूध और पानी का पानी आपको समझ में आ जाएगा। सम्यक संस्कृति भय मुक्त है, वह साधनारत है, उसे पशु पंछियों का भय नहीं। जबकि पिछले 1000 साल के अंदर पैदा हुए ईश्वर गुलामी के दौर में पैदा हुए हैं, उन्हें भय है। वह 24/7 हाथों में हथियार लेकर खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर सोते हैं। गलती से भी लोगों के दिमाग में शिव की ध्यान मुद्रा ना आ जाए, इसीलिए फोटो ही अलग दिखाओ। और शरीर के कपड़े, जब मूर्ति से मैच करना था तो कपड़ों का ये स्टाइल था, अब यहाँ पर मैच करना है तो ये स्टाइल लागू होगा। और कोई मुझे बताएगा कि बुद्ध और शिव की इन दोनों मुद्राओं में क्या डिफरेंस है? जब बुद्ध की ये विपस्सना मुद्रा शिकारी से मैच हो सकती है तो शिव की ये मुद्रा मैच नहीं हो सकती। और रही बात डरने की, तो शिव तो काल्पनिक भगवान थे जो ब्राह्मण ने बनाए थे, तो उनके तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी ये मुझे एक नंबर का डरपोक जरूर लगता है, इसीलिए आज तक कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, वरना खुला चैलेंज कर रहा हूँ। मैं संजय नास्तिक, ये मेरा फोन नंबर और ये रहा एड्रेस। अगर इसमें हिम्मत है तो ये भी अपनी पहचान बताए और सामने आकर 1 by 1 डिबेट करे, फिर पता चलेगा कौन गपोड़ी लाल है और कौन तर्कवादी। और रही बात हथियार रखने की, तो तुम इसे डर कहो या सावधानी, लेकिन हथियार रखना जरूरी है, यही हमें सुरक्षित रखता है। चाइना में देखा है ना कैसे बुद्धिस्ट मोंग बचपन से ही कुंफू कराटे सीखते हैं। किसी में है हिम्मत जो जाकर उनसे पंगा ले सके? तो बस यही इसके तर्क थे सिंधु सभ्यता को बुद्धिस्ट साबित करने के, और मैंने इसके हर तर्क का जवाब दे दिया है। इसके अलावा मेरे भी कुछ सवाल है, अगर इसमें हिम्मत है तो उनका जवाब दे के दिखाए। सिंधु वासी पढ़ना लिखना जानते थे, फिर अचानक क्या हुआ कि ये पढ़ना लिखना भूल गए और 1500 साल बाद अपनी अलग प्राकृत और ब्राह्मी भाषा बनाई, फिर इन्हें पढ़ना लिखना आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी सभ्यता जो पढ़ना लिखना जानती थी वो अचानक पढ़ना लिखना ही भूल जाए? दूसरा, अगर हड़प्पा सभ्यता बुद्धिस्ट थी तो वो नष्ट कैसे हुई, ये भी बताओ। तीसरा, 1922 में राखालदास बनर्जी को खुदाई में जब अवशेष मिले तब हड़प्पा का पता चला। अगर हड़प्पा सभ्यता इनकी थी तो इनको उसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता था? बुद्धिस्टों के किसी भी त्रिपिटक या अन्य ग्रंथों में उसका वर्णन क्यों नहीं है? क्वेश्चन 4, अगर इसके पास इतने ही सबूत है तो ये सिंधु सभ्यता पर बुद्धिस्ट होने का लेबल क्यों नहीं लगवाता? और ये ना कहना कि वहां पर मनुवादियों का कब्जा है इसलिए बुद्धिस्ट साबित नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मणों का कब्जा होता तो वो अब तक उसे आर्य सभ्यता साबित कर चुके होते, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो सभ्यता के ऊपर लेबल लगाने वाले बैठे हैं वो मनुवादी या तुम्हारे जैसे बुद्धिस्ट अंधभक्त नहीं है। वो लोग मेरी तरह नास्तिक और तार्किक है, जो अपनी पसंद नापसंद को एक साइड रखकर जो फैक्ट सामने होते हैं उन्हीं के आधार पर फैसला करते हैं। राखालदास बनर्जी से याद आया, इसने हड़प्पा सभ्यता ढूंढने वाले इतिहासकारों के बारे में भी घुमा फिरा के बताकर लोगों को भ्रमित किया है। 1826 में मैसन हड़प्पा स्थल के खुदाई का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक से उनकी नजर एक जगह ठहर गई। उनने उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया और तमाम सबूतों के आधार पर उनने इतिहास में दर्ज किया कि ये बौद्ध स्तूप है। 1831 में बनेंस ने भी हड़प्पा सभ्यता के अपने निरीक्षण और रिसर्च में उसमें बौद्ध स्तूप पाए जाने की बात दर्ज की। 1853 कर्निंघम ने अपने रिसर्च के दौरान यह स्टेटमेंट दिया जिसने भारत में ब्राह्मणवादी संस्कृति की चूलें हिला दी। उन्होंने साफ तौर पे हड़प्पा और बौद्ध काल का आपस में कनेक्शन होने की संभावना दर्ज की थी।
1922 में रखाल दास बंदोपाध्याय ने भी बौद्ध स्तूपों की खुदाई की और पाया कि वहां से भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद उसी परंपरा को बौद्ध सभ्यता भी आगे बढ़ा रही थी। एक बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि ये भी मेरी तरह चीजों की स्टडी सच में करता है। इसने हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही बारीकी से स्टडी की है और अगर कहीं भी इसके बुद्धिस्ट सभ्यता से जुड़ने का छोटा सा भी जिक्र आया है तो उसको अपनी वीडियो में शामिल किया है। पर इसकी बुरी बात मुझे ये लगती है कि ये पूरी स्टोरी कभी नहीं बताता, केवल अपनी बात साबित करने के लिए सच्चाई को घुमा फिरा के या आधा अधूरा बताता है। अब पूरी कहानी आपको मैं बताता हूँ वास्तव में हुआ क्या था। दरअसल चार्ल्स मेसन को प्राचीन समय के सिक्के इकट्ठे करने का शौक था जो खत्म हो चुके थे। एक दिन मेसन अफगानिस्तान के बिमारन में हड़प्पा स्थलों के ऊपर खुदाई कर रहे थे तो उन्हें 2 प्राचीन सिक्के मिले जो बहुत ही पुराने थे और वहीं पर पास में एक बुद्धिस्ट monk टूटे हुए स्तूप में रहता था। तो मेसन को लगा कि यहाँ पे जरूर कोई बुद्धिस्ट सभ्यता होगी जो दब गई होगी और ये सिक्के उसी सभ्यता के होंगे। इसीलिए मेसन ने उस दिन ये कहा था कि ये सिक्के जरूर किसी बुद्धिस्ट सभ्यता के हैं जो यहाँ पर दबी हुई है। और मैं ये पूरी बातें सबूतों के साथ कह रहा हूँ, सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आप चाहो तो हड़प्पा या विकिपीडिया की साइट पे जाकर देख सकते हो। और ये है मेसन द्वारा बनाए हुए उस टूटे हुए स्तूप का फोटो जो बिमारन में आज भी मौजूद है। अब लोगों को लगा कि ये 400-500 साल पहले के किसी राजा के सिक्के होंगे तो किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये 4000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है। अब जब तक कोई बात गलत साबित होने का शक पैदा ना हो तब तक सब उसे सच मानते हैं। तो सेम इसी तरह मेसन की बात कोई 1855 तक सब सच मान रहे थे तो क्यूनिंगम ने भी यही बयान दिया कि कोई छोटा मोटा बुद्धिस्ट गांव रहा होगा जिसके ये 2 सिक्के होंगे। परंतु 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटड़ी बिछाने का काम शुरू हुआ जिस दौरान जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो स्थलों का पता चला। इन 2 स्थलों को देखकर उन्हें समझ में आया कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं बल्कि 4-5 राज्यों जितनी बड़ी सभ्यता है और हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। क्यूनिंगम को इतिहास में लुप्त हुई सभ्यताओं को ढूंढने के प्रति जबरदस्त दिलचस्पी थी तो उन्होंने इस काम को अपने हाथों में लिया और 1861 में भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना की। उन्होंने 12 सालों तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन किया और अंत में 1873 में ये रिपोर्ट पेश की कि उन्हें कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे कि इसे बुद्धिस्ट सभ्यता बता सके। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि सिक्कों पर जो सांड छपा हुआ है वो किसी भी एंगल से भारतीय कुबड़ वाला सांड नहीं है, तो ये जरूर कोई विदेशी सभ्यता रही होगी। खुलकर कुछ भी स्पष्ट रूप से हड़प्पा के बारे में पता नहीं चला था और आने वाले 50 सालों तक ये राज ऐसे ही बना रहा। अंत में 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल का पता लगाया, जिसके बाद ये अंदाजा लगाने में आसानी हुई कि ये बुद्धिस्ट या ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा पुरानी या यूं कहें कि भारत की सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसका किसी भी दूसरी भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे प्राचीन है और उनकी इस बात को अब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। कौन है इस देश का मूल निवासी, ये जानने के लिए हमें हरियाणा के राखीगढ़ी में चलना पड़ेगा। वहां पर एक 4500 साल पुराना कंकाल मिला है, कई कंकाल मिले हैं, अवशेष मिले हैं। उनका डीएनए लिया गया और उसकी जांच की पुणे के डेक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर वसंत शिंदे और उनकी अगुवाई में बनी टीम ने। राखीगढ़ी से मिले प्राचीन डीएनए में एक जेनेटिक मार्कर, एक तत्व, एक चिन्ह जिसको कहते हैं R1A1, ये नहीं मिला है। अब ये R1A1 क्या है? जो आर्य हैं उनका एक जीन है, एक खास जीन जो आज तक हम सब निवासियों में पाया जाता है, खास तौर पे उत्तर भारतीयों में। इसको विज्ञान की भाषा में आर्य जीन कहते हैं, इसी को R1A1 भी कहते हैं। तो जो राखीगढ़ी से मिला है उसमें R1A1 नहीं है, उसमें जो है डीएनए वो दक्षिण भारत की जो जनजातियां हैं उनसे ज्यादा मेल खाता है। ये बात आपके लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि एक एवरेज उत्तर भारतीय के जीन में आज भी जो पुरुष नस्ल के हैं 17.5% हिस्सा आर्य जीन जैसा है। 2 बातें निकलती हैं इस पूरी चर्चा से। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी, वे लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे।
और ये गोदी मीडिया चैनल नहीं, अम्बेडकरवादी चैनल है, तो इस पर आप यकीन कर सकते हैं। इस चीज को हैप्लो ग्रुप बोलते हैं और ये सभी अलग अलग सभ्यताओं में उनके आसपास की जगह और पूर्वजों के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। जैसे कहीं पर R1A, R1B, N1B, N1C वगैरह वगैरह। और इसी हैप्लो ग्रुप की मदद से हमें यह पता चला कि दुनिया में पहले इंसान अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में लगभग 1.5 लाख साल पहले बने थे, जहां से वो खाने की तलाश में पूरी पृथ्वी पर फैल गए। क्योंकि सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप उन्हीं का है जो पूरी पृथ्वी के सभी सभ्यताओं से सबसे ज्यादा मिलता है। तो मैं जो ये कहता था ना, छोड़ो विदेशी मूल निवासी मिलकर रहे हम सब भारतवासी, वो बात अब विज्ञान ने साबित कर दी है कि कोई भी मूल निवासी है ही नहीं, सब बाहर से आके बसे थे, कोई 2000 साल पहले तो कोई 4000 साल पहले। इतने सारे सबूत देने के बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और ये गपोड़ी लाल सही है और सिंधु सभ्यता बुद्धिस्ट सभ्यता थी, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। पहले मुझे लगता था कि धर्म छोड़कर जो बुद्धिस्ट बन रहे हैं वो भी तर्कशील हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद को नहीं बदला है, बस मूर्ति बदल ली है। और भी बहुत से झूठ है इसके जिनका पर्दाफाश करना बाकी है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो बाकी के राज अगली वीडियो में। तर्कशीलता, नास्तिकता, मानवता, प्रेम और भाईचारा बढ़े, यही मेरा मकसद है। तो इसी नोट के संग ये था वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।